नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास 9th के फिजिक्स चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन इस पे होने वाली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स और न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स एक एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश that produces a motion in a body or bring a moving body into rest। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक एफर्ट है, प्रयास है, इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, और या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। तो देखते हैं कि फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, मतलब फोर्स अप्लाई करने पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उससे उसका इफेक्ट क्या होगा, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इफेक्ट क्या होने वाला है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके स्टेट में चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, स्टेट दो ही होती है, एक होता है रेस्ट और दूसरा होता है मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स अप्लाई करने से हो सकता है वो मोशन में हो जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करने से वो रेस्ट में हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जब उस पर आप पुश करते हो, उसको पुश करते हो तो हो सकता है वो रेस्ट में है तो मोशन में हो जाए। अगर एक गाड़ी है, गाड़ी पे आप ब्रेक लगाते हो, मतलब मूविंग व्हीकल्स है, उस पर जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो मोशन में है तो रेस्ट में हो जाता है। या तो आप उसकी स्पीड चेंज कर सकते हो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो उसकी स्पीड आप चेंज कर सकते हो, स्पीड को अप कर सकते हो या डाउन कर सकते हो, मतलब स्पीड को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो आप फोर्स को अप्लाई करके। ठीक है, साथ साथ डायरेक्शन, आप डायरेक्शन में भी चेंज कर सकते हो। डायरेक्शन में कैसे चेंज होगा, जैसे एग्जांपल के लिए आप एक बाइक चला रहे हो और कहीं पे मोड़ आ गया तो क्या करोगे आप, मोड़ आएगा तो आप जो स्टेयरिंग है उसको टर्न करोगे, तो इसका मतलब आप डायरेक्शन को यहाँ पे चेंज कर रहे हो। और जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, विदाउट फोर्स अप्लाई किए डायरेक्शन में चेंजेस नहीं होते। ठीक है, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जब डायरेक्शन में चेंज करना होता है। नेक्स्ट है, इट कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन आर बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप एक साथ ही आप स्पीड में या डायरेक्शन में चेंजेस कर सकते हो। दूसरा है कि इट कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन मतलब लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में चेंजेस कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से बैलून है, तो बैलून के बैलून एक साइज है कोई भी, आप उसको जब कॉम्प्रेस करते हो तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। हम कह सकते हैं कि उसमें जो एयर है वो बाहर निकल सकती है, मतलब हम कह सकते हैं कि आप उसके कॉन्फ़िगरेशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन में आप चेंजेस कर सकते हो बाई अप्लाइंग ए फोर्स। लेट्स से एक आयरन की सीट है, आयरन की सीट है या आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, जब उस पर आप फोर्स लगाते हो, बार बार फोर्स लगाते हो तो वो सीट फॉर्म में चेंज हो जाती है। इसका मतलब आप उसके एरिया में, यहाँ पे सरफेस एरिया में चेंजेस कर रहे हो। नेक्स्ट है, तो समझ में आया होगा यहाँ पे। सेकेंड है, फोर्स दो तरह के होते हैं, वैसे फोर्स बहुत तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सब हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक रस्सी है, एक रोप है, उसको दोनों तरफ से लोग खींच रहे हैं, तो इस तरफ से भी 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस तरफ से भी 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और दोनों इक्वल फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जब दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किए जाते हैं तो ऐसे फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस फोर्स होते हैं। आप देखिए, इफ वी अप्लाई टू फोर्सेस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर आप दो इक्वल फोर्स, इक्वल अमाउंट के फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हो, द ऑब्जेक्ट वुड नॉट मूव। तो ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी, मतलब ऑब्जेक्ट जो है जब अनइक्वल फोर्स अप्लाई होता है तभी यहाँ पे मूव कर सकती है। अगर दोनों डायरेक्शन से आप इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे
मूव नहीं करेगी। द टू फोर्सेस ड्यू टू दियर अपोजिट डायरेक्शन वुड कैंसल ईच अदर। इसका मतलब आप कह सकते हो, आप ये बताइए कि लेट्स से ये 300 इस साइड को मैं पॉजिटिव मानता हूँ, राइट साइड को पॉजिटिव मानता हूँ, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। लेफ्ट साइड निगेटिव हो जाएगा अगर राइट साइड हमने पॉजिटिव माना है। तो 300 अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स क्या होता है, F1 प्लस F2। अगर हम फोर्स नेट फोर्स की बात करें तो क्या होगा, ये F1 प्लस F2। यहाँ पे F1 क्या है, F1 है 300 न्यूटन प्लस में, और F2 क्या है 300 न्यूटन माइनस में। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम इक्वल फोर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हम अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब ये फोर्स इस फोर्स को, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक पॉजिटिव फोर्स, एक नेगेटिव फोर्स, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड केवल केवल उसमें मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ, दोनों होता है। साथ साथ ये वेक्टर के जो लॉ हैं उसको भी फॉलो करता है। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्लियरली आपको समझ में आया बैलेंस फोर्स क्या होता है। इफ वी अप्लाई टू फोर्सेस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, द ऑब्जेक्ट वुड नॉट मूव। The two forces due to their opposite direction would cancel each other and net result would be zero, such forces are called balance force। ऐसे फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस फोर्स होते हैं। और बैलेंस फोर्स में कोई भी मतलब स्टेट में चेंजेस आप नहीं कर सकते। बैलेंस फोर्स लगा के आप कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में नहीं कर सकते, या रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो उसको मोशन में नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो एक अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। देखो इस साइड में देखो, यहाँ पे एक लड़की है और दो लड़के हैं, यहाँ पे दो लड़के हैं एक लड़की है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये थोड़ा आलसी व्यक्ति हैं, और ये देखो थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ये 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे जो है 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब ये तीनों मिलके 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और ये तीनों मिलके 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो रहा है भाई, नेट फोर्स, अगर हम नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स की बात करें तो ये हो जाएगा 300 पॉजिटिव। अगर मैं इस साइड को पॉजिटिव मान रहा हूं तो 300 पॉजिटिव हो जाएगा और 400 निगेटिव। तो ओवरऑल जो फोर्स होगा वो निगेटिव होगा, कितना, 100 न्यूटन का। इसका मतलब 100 न्यूटन यहाँ पे लेफ्ट साइड में फोर्स, जो नेट फोर्स है वो 100 न्यूटन लेफ्ट साइड में होगा। इसका मतलब ये जो लोग हैं इस साइड में मूव कर जाएंगे। मतलब ये लोग, आप देखते हो ना, ऐसा गेम खेले होगे तो ये लोग इस साइड में मूव कर जाएंगे या गिर जाएंगे इधर की तरफ, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू इस फोर्स के। ठीक है, तो ये है क्या, अनइक्वल फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स है, यहाँ पे बैलेंस नहीं है, मतलब दोनों तरफ का फोर्स, जो पॉजिटिव फोर्स है और जो निगेटिव फोर्स है, ये दोनों बैलेंस नहीं है, ये अनइक्वल फोर्स है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। देखिए, when two or more forces when two or more forces of different magnitudes are applied on an object from opposite or different side, जब दो या दो से अधिक फोर्स डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के अप्लाइड होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाए जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट साइड, हम कह सकते हैं अलग अलग साइड से जब लगाए जाते हैं, तब बॉडी चेंज इट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ मोशन। हम कह सकते हैं बॉडी जो है उस समय क्या करेगी, अपने स्टेट्स ऑफ मोशन को चेंज करेगी। रेस्ट में है तो मोशन में हो सकती है, या मोशन में है तो रेस्ट में हो सकती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है। तो ऐसे फोर्स, सच फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स आपको समझ में आया, और बैलेंस फोर्स क्या होता है ये भी आपको क्लियरली समझ में आया होगा। बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है गैलीलियो का कुछ ऑब्जर्वेशन था। गैलीलियो ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था। क्या ऑब्जर्वेशन था गैलीलियो का,
एक्चुअली उन्होंने दो इंक्लाइंड प्लेन लिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, दो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन लिया, ऐसे इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन लिया और इसको फ्रिक्शनलेस, अप्रॉक्सीमेटली फ्रिक्शनलेस कर दिया। मतलब फ्रिक्शनलेस तो नहीं हो सकता, बट इसमें ल्यूब्रिकेट की मतलब बिल्कुल साइनी सरफेस लिया, स्मूथ सरफेस, और साथ साथ इसमें ल्यूब्रिकेट्स का यूज करके इसको लगभग फ्रिक्शनलेस कर दिया। और यहाँ पे एक बॉल, जैसे यहाँ पे एक बॉल एक किसी भी हाइट से, एच हाइट से इन्होंने रिलीज किया बॉल को, तो एच हाइट से जब बॉल रिलीज हुआ तो यहाँ पहुंचने के बाद फिर से ये एच हाइट तक क्या हुआ, राइज हुआ। मतलब जितने हाइट से, जिस हाइट से ये छोड़ा गया था, सेम हाइट को वो अचीव कर लिया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से छोड़ी जाती है तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब आप लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक मिनट समझिए इसको, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ सरफेस है, और इसको जब राइज करते हो, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को राइज किया सर्टेन हाइट तक, आपने सर्टेन हाइट तक इस ऑब्जेक्ट को राइज किया, तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। क्यों स्टोर हो जाती है? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक किसी भी एक एग्जिस्टिंग फोर्स के अगेंस्ट, कोई भी एक एग्जिस्टिंग फोर्स है, पहले से एक फोर्स अप्लाई हुआ है, उसके अगेंस्ट जब उसको मूव कराते हो, डिस्प्लेस कराते हो, तो होता क्या है कि उसमें एक फोर्स, एक एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ये एनर्जी क्यों स्टोर हुई है? क्योंकि यहाँ पे जो एक फोर्स, एग्जिस्टिंग फोर्स था, वो कौन सा फोर्स था? वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ पे मूव करा रहे हो, तो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब ये बताइए, आप जब इसको छोड़ोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज यहाँ पे है, जिसके कारण ये जब आप यहाँ से छोड़ते हो तो ये नीचे आता है। अब जब नीचे आ रहा है तो वहां पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें कौन सी एनर्जी हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है, उस एनर्जी के कारण यहाँ पे ये क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में, मतलब हम कह सकते हैं कि राइज करेगा, मतलब जितने हाइट से छोड़ा गया था उतने हाइट तक ये राइज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसा? अगर सरफेस कैसा हो? बिल्कुल फ्रिक्शन लेस सरफेस हो, ऐसे केस में ऐसा होगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो प्लेन है, प्लेन में जो ये सरफेस है, मतलब इसका लेंथ यहाँ पे देखो, इसका लेंथ यहाँ इतना ही था, इसके लेंथ को यहाँ पे इंक्रीज किया। इस केस में उन्होंने देखा कि अगर जिस हाइट से उन्होंने छोड़ा था, सेम हाइट को इस केस में भी अचीव कर रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके। मतलब जिस हाइट से छोड़ा गया था उसी हाइट को अचीव फिर से कर लिया, सेम हाइट को अचीव कर लिया दो इंक्लाइंड प्लेन को। जब इस केस में क्या हुआ, इस केस में इस बॉल को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, तब भी क्या किया, ये उसी सेम हाइट को अचीव किया। तो गैलीलियो ने कहा कि अब इसको बेवकूफ़ बनाते हैं थोड़ा। मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हर केस में जिस हाइट से छोड़ा जा रहा था उसी हाइट को ये बार बार अचीव कर रहा था, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो गैलीलियो ने सोचा कि अब क्या करें, हाइट ही नहीं देते हैं इसको। मतलब हाइट अगर देंगे नहीं तो अचीव कहाँ से करेगा, और अगर अचीव नहीं करेगा तो कंटिन्यूअसली ये मूव करता रहेगा। तो गैलीलियो ने क्या कहा कि इसको, मतलब ये हाइट तो सेम रखी और इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया। इसका मतलब यहाँ पे कोई हाइट दी ही नहीं। अब हाइट नहीं दी तो हाइट के सर्च में, मतलब जिस हाइट से छोड़ा गया था उस हाइट को अचीव करने, मतलब अचीव तो कर ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहा जितना बड़ा सरफेस था। तो हम कह सकते हैं ये स्टॉप ही नहीं हुआ। तो इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगा, ठीक है, अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। देखो इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में जब ये हाइट को अचीव कर रहा था तो कुछ दूरी तक, मतलब कुछ हाइट तक गया, उसके बाद ये फिर से नीचे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक एक ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? हमेशा अर्थ के डायरेक्शन, हर अर्थ की तरफ होता है, अर्थ की तरफ होता है। लेकिन अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली मूव कर रही है तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन से आपको पता लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट को एक बार मोशन में कर दिया गया है।
ठीक है, बहुत ही आसान था इसको समझना। नेक्स्ट समझना इसमें क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन का जो ऑब्जर्वेशन था वो गैलीलियो को स्टडी करके, मतलब गैलीलियो को के इस हम कह सकते हैं कि जो ये ऑब्जर्वेशन था इसको स्टडी न्यूटन ने किया। उसके बाद उन्होंने अपना एक व्यू पॉइंट रखा और अपना एक लॉ दे दिया, मतलब 3 लॉ दिए मोशन के लिए। तो गैलीलियो सजेस्ट, मतलब गैलीलियो का कंक्लूजन क्या था कंप्लीटली, गैलीलियो सजेस्टेड दैट द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑल बॉडीज, किसी भी मतलब सभी बॉडीज का जो नेचुरल टेंडेंसी होता है वो क्या होता है, इज टू अपोज ए चेंज इन देयर स्टेट। मतलब जिस अवस्था में कोई ऑब्जेक्ट है वो उस अवस्था में बने रहना चाहता है, मतलब उस अवस्था में चेंज होने से वो खुद को अपोज करता है। ठीक है, तो इस गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन से हमने ये सीखा। क्लियर? तो अब समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड जरूर याद रखना। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में अगर ये चल रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल तो हम उसको कह सकते हैं ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में है, वो अपने स्टेट को क्या रखता है, अपने स्टेट को रिमेन्स, मतलब अपने स्टेट को उसी स्टेट में उसी अवस्था में रहना चाहता है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट आलसी होता है, जिस अगर जैसे एग्जांपल के लिए आप सोए हुए हो, लेटे हुए हो, तो आप अगर कोई आप आलसी इंसान हो तो क्या रहोगे आप सोचोगे मतलब सोए रहते हैं क्या उठें। ठीक है, बहुत सारे लोग तो अपना यूरिन ही रोक लेते हैं काफ़ी देर तक, मतलब उठने के चक्कर में कि उठेंगे नहीं अब। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में कोई ऑब्जेक्ट रहना चाहता है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है। मोशन किस में, इन स्ट्रेट लाइन। अब इसका मतलब क्या है भाई, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, अगर ये बताइए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कोई अदर जिग जैग मोशन कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, आप ये बताइए कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में चेंज हुआ, देखो डायरेक्शन में अगर चेंज हुआ इसका मतलब उसमें कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है किसमें चल रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर उसने डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया, ठीक है, अगर उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया तो डायरेक्शन किसी एक फोर्स की वजह से चेंज होगा। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब डायरेक्शन चेंज होने के लिए कोई न कोई एक फोर्स अप्लाई होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन के बारे में, तो सर्कुलर मोशन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन में क्या है कि लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड सेम है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। एक्सीलरेटेड क्यों होता है भाई, एक्सीलरेटेड इसलिए होता है क्योंकि वेलोसिटी में उसके चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन में भी चेंज क्यों होता है भाई, अब एक फोर्स जब तक नहीं अप्लाई होगा तब तक डायरेक्शन में भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे प्रॉपरली स्टेटमेंट को समझना है, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब होता है मजबूर करना, कंपेल्ड कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय एन अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। अब यहाँ पे ये वर्ड भी ध्यान देना भाई, अनबैलेंस फोर्स जब अप्लाई करोगे तभी तो उसकी अवस्था में चेंज होगा। अगर मैं इसको बस इतना ही बोल दूं कि केवल फोर्स, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा अधूरा हो जाएगा, गलत तो नहीं होगा लेकिन ये स्टेटमेंट क्या होगा, बिल्कुल अधूरा रहेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे सारे जो वर्ड हैं, की वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए स्ट्रेट लाइन,
ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या होता है कुछ लोग बस ऐसे ही समझ लेते हैं इसको, ये एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन यूनिफॉर्म, कुछ लोग यूनिफॉर्म भी नहीं बोलते, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन अनटिल या अनलेस कोई भी एक फोर्स अप्लाई ना हो। यहाँ पे कई वर्ड लोग छोड़ देते हैं जब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन बताते हैं। तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लगना चाहिए, मोशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन और इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये पूरा एक स्टेटमेंट को, सारे स्टेटमेंट को आप ध्यान, मतलब सारे जो की वर्ड हैं इसको भी आपको ध्यान रखना है जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी आप फिर से सुन लो, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड, मजबूर किया जाता है, टू चेंज द स्टेट, स्टेट को चेंज होने में मजबूर किया जाता है, बाई एन अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। जैसे मान लो एक यहाँ पे फुटबॉल आपको दिख रहा है, तो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अनटिल ए नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। यहाँ देखो नेट फोर्स बोला है, नेट फोर्स का मतलब कोई ना कोई एक नेट फोर्स होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो तब तक ये रेस्ट में रहेगा। और अगर ये मोशन में है, लगातार चल रहा है, तो इसको भी ये मोशन में रहेगा जब तक कोई एक फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद इनर्शिया क्या होता है। देखो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का एक गुण होता है, एक वर्च्यू होता है। क्या, इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एक किसी भी प्रॉपर्टी, मतलब मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। देखो हर बार यहाँ पे ये पूरा पूरा सेंटेंस यूज किया जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किसी भी एक मैटर की प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से ये खुद को अपोज करता है, मतलब अपने आप में जो चेंजेस होते हैं उसको अपोज करने की जो टेंडेंसी है, जो टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। हर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में उसी अवस्था में बना रहना चाहता है, ये जो टेंडेंसी है इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया आपको समझ में आया होगा। देखो इनर्शिया को कई तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, मतलब इनर्शिया का जो मेन सेंस है, जो मेन एसेंस है वो क्या है, ये वही है, मतलब अपोज करना, मतलब ये अपने अवस्था में बने रहना चाहता है और अवस्था में चेंज होने को अपोज करता है, ठीक है। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मास। और हम कह सकते हैं इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनर्शिया है उसके मास पे डिपेंड करती है। अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगी, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगी। कैसे भाई, मास कम होगा तो इनर्शिया कम कैसे हो जाएगी? आप ध्यान देना, कोई भी एक मान लो एक ट्रक है और ट्रक को आप पुल कर रहे हो, तो पुल करोगे, क्या ट्रक के स्टेट में आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि ट्रक बहुत भारी है। लेकिन एक साइकिल खड़ी है और उसको आप पुल करते हो या पुश करते हो, तो वो मोशन में आ सकता है या रेस्ट में आ सकता है, क्योंकि वो कंपेरेटिवली बहुत ही हल्की है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर बहुत ही ज़्यादा मास है, मतलब बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हल्की है तो उसकी इनर्शिया कम होगी। मतलब इनर्शिया डिपेंड करता है किसके ऊपर? मास के ऊपर डिपेंड करता है। इनर्शिया और भी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कभी कभी, ठीक है, सरफेस स्मूथ है या रफ है, ठीक है, इसके ऊपर भी इनर्शिया डिपेंड करता है। तो एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक एक करके हम एक एक इनर्शिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का पहला एग्जाम्पल है क्वाइन ऑन ए कार्ड। देखो, पुल ए कार्ड क्विकली फ्रॉम अंडर ए क्वाइन, क्वाइन ड्रॉप्स इनटू द ग्लासेस, ठीक है। पुल ए कार्ड, एक कार्ड है उसको जब, जैसे एक कार्ड है, कार्ड देखो क्या है, एक लेट से कार्ड है, उसके ऊपर आपने एक क्वाइन रखा है, ठीक है, क्वाइन रखा है, और जब कार्ड को आप पुल करते हो, ऐसे क्विकली ऐसे खींचते हो, तो क्वाइन क्या होता है? क्वाइन गिर जाता है, ठीक है, क्वाइन गिर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आप ये बताइए, अभी दोनों रेस्ट में थे,
कार्ड भी रेस्ट पे था और कॉइन भी रेस्ट में थे। आपने कार्ड को खींच लिया और ये बस कांटेक्ट में थे, मतलब डायरेक्टली, मतलब मैं कह रहा हूँ दोनों बंधे नहीं थे एक दूसरे से। जब आपने कार्ड को खींच लिया तो कार्ड मोशन में हो गया और कॉइन रेस्ट में ही है, क्योंकि कॉइन की एक टेंडेंसी है, कॉइन अब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहना चाहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हुआ। यहाँ पे कार्ड के ऊपर तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया, लेकिन कॉइन के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हुआ, इसीलिए कॉइन जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहती है और उसी में रहेगी। तो कार्ड तो आगे निकल गया, लेट्स से कार्ड यहाँ पे पहुंच गया और कॉइन यहीं रह गया, इसका मतलब कोई सपोर्ट में नहीं तो ये गिर ही जाएगी। बहुत ही आसान है इसको समझना। डस्ट ऑन कारपेट, जब आप डस्ट को, मतलब कारपेट एक कोई भी कारपेट है, ठीक है, जब उसको ऐसे झटकते हो, ठीक है, उसको झटकते हो, सैक करते हो, हिलाते हो, तो होता क्या है कि कारपेट पे जो लगा डस्ट है वो गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब जब कारपेट को खींच ऐसे मारते हो तो क्या होता है कि कारपेट मोशन में हो जाता है, लेकिन डस्ट जो है वो रेस्ट में है, तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, इसीलिए डस्ट जो है बाहर निकल जाती है, कारपेट आगे निकल जाता है। तीसरा, फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, जब ब्रांच मूव करते हैं, ठीक है, फ्रूट जो है, जो फल होते हैं, ये गिर जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब ब्रांच मान लो आंधी आई और जो ब्रांचेज हैं वो मूव किए, ऐसे सैग किए, तो हुआ क्या, ब्रांचेज मोशन में हो गए और फ्रूट क्या है, रेस्ट में है। तो एक मोशन में एक रेस्ट में, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि फ्रूट वहीं रहना चाहता है, फ्रूट वहीं रहेगा और ये जो ब्रांच है वो आगे निकल जाएगा, जिससे क्या होगा, ये फ्रूट भी गिर जाएगा। बॉल ऑन द टेबल क्लॉथ, देखो, पुट ए टेबल क्लॉथ क्विकली, पुल ए टेबल क्लॉथ क्विकली, बॉल रिमेन ऑलमोस्ट इन द सेम प्लेस, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज को खींचते हो और उसपे बॉल लगा है, तो सेम चीज, यही एग्जांपल है यहाँ पे कॉइन वाला। मैन स्टैंडिंग इन ए ट्रेन, कोई आदमी अगर ट्रेन पे खड़ा है, ट्रेन अचानक से चल दी, ठीक है, तो आदमी एक तरफ झुक जाता है, मतलब पुल, आप कह सकते हो व्हेन ट्रेन स्टार्ट सडनली ही टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ झुक जाता है। ट्रेन मतलब जैसे यहाँ खड़ी है, ट्रेन आगे निकल गई तो आदमी पीछे की तरफ हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी रेस्ट में है, ट्रेन मोशन में हो गई, और अचानक से जब मोशन हुई क्विकली, तो हम कह सकते हैं आदमी रेस्ट में ही बना रहता है, इसीलिए वो थोड़ा सा, हम कह सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किसके, इनर्शिया ऑफ मोशन के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसे पैसेंजर इन ए मूविंग बस, कोई एक मूविंग बस है और क्या हुआ कि मूविंग बस है, व्हेन द बस सडनली स्टॉप, जब बस अचानक से स्टॉप हो जाती है, लेट्स से आप बस में है, कोई सपोर्ट आपने नहीं लिया, मतलब सीधा आप बैठे हो या खड़े हो, ठीक है, और अचानक से बस रुक गई, बस तेजी से चल रही थी अभी, और बस अचानक से रुक गई, तो बस तो स्टॉप हो गई, बस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ, बस स्टॉप हो गई, लेकिन आपके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई हुआ, आप मूव ही करोगे, इससे आप आगे की तरफ झुक जाओगे, आगे की तरफ गिर जाओगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कहते हो कि जब कोई एक्सीडेंट होता है, लेट्स से एक कार है, कार में कार बहुत ही हाई स्पीड से चल रही है, और कार में आप बैठे हुए और आप कोई भी सीट बेल्ट नहीं पहने हो और आप सो रहे हो, लेट्स से कार में बैठ के, ठीक है, और कार अचानक से, कार में ड्राइवर जो है ब्रेक अप्लाई करता है, कोई सामने से गाड़ी आ रही है, तो होता क्या है कि जो बहुत अगर हाई स्पीड कार है, तो अगर कोई सीट बेल्ट नहीं पहनना है तो आगे की तरफ सीधा जो जो कांच है वो उसको फोड़ते हुए आगे निकल जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तो मोशन में ही है ना, कार रेस्ट में हो गई, लेकिन वो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली हम कह सकते हैं अटैच्ड नहीं है कार से, ठीक है, फ्री है, तो हम कह सकते हैं वो आगे निकल जाएगा सीधा, ठीक है। तो बहुत आसान है, आगे देखो, साइक्लिस्ट या रोलिंग बॉल, ए बॉल कीप रोलिंग ऑन द ग्राउंड अंटिल फ्रिक्शन और अनदर फोर्स स्टॉप इट, एक बॉल लगातार रोल करता रहेगा जब तक कि कोई भी, मतलब जब तक उसको फ्रिक्शन फोर्स स्टॉप नहीं कर देता, ठीक है, ग्राउंड पे। साइक्लिस्ट क्या होते हैं? साइक्लिस्ट देखो, इफ ब्रेक आर अप्लाइड सडनली द राइडर टेंड टू फॉल फॉरवर्ड, मतलब अचानक से अगर ब्रेक लगा दो तो जो साइक्लिस्ट होता है वो आगे की तरफ झुक जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है। ऐसे लगेज ऑन ए मूविंग कार रूफ, एक कार रूफ है जिसमें लगेज रखा है और उसको बांधा नहीं गया है, उसको
डायरेक्टली अटैच नहीं किया गया है उसको, तो क्या होता है, जो जो लगेज है वो, जैसे कार मूव कर रही है और अचानक से ब्रेक लग गया तो लगेज आगे की तरफ निकल जाते हैं, आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। आगे एथलीट्स इन ए लॉन्ग जंप, देखो, रन फॉर सम डिस्टेंस आफ्टर जंपिंग ड्यू टू इनर्शिया मोशन। आप ये बताओ कि जैसे कोई भी एथलीट्स है जो लॉन्ग जंप करता है, वो कुछ दूर पहले चलता है, मतलब दौड़ता है, बहुत ही एक स्पीड रिमेन करता है, मतलब अटेन करता है। जब एक स्पीड अटेन करता है तो उसी स्पीड की वजह से वो काफ़ी दूर जाके गिरता है जब वो जंप करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड अटेन कर दिया है उसकी वजह से उसकी जो लॉन्ग जंप है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था इसका, मोशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये देखो क्या होता है, स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग। एक स्टोन है, उसको पत्थर है, उसको एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से मान लो बांध दो आप, ठीक है। व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक वाइल व्हीलिंग, जब स्ट्रिंग को घुमा रहे हो, ऐसे तेजी से घुमा रहे हो, तो जैसे स्ट्रिंग ब्रेक होती है, रस्सी टूट जाती है, तो जो स्टोन है वो टेंजेंट डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रेट लाइन में वो मूव करती चली जाएगी। लेट्स से ऐसे एक पर्सन है यहाँ पे खड़ा है और ये अपने चारों तरफ, मतलब ऐसे सर्कुलर मोशन में एक स्ट्रिंग को घुमा रहा है और यहाँ पे स्टोन है, और लेट्स से यहाँ पे स्टोन इस पॉइंट पे आके रुक गई, मतलब ये टूट गया, रस्सी टूट गई, ठीक है। तो स्टोन क्या होगा, स्टोन ऐसे टेंजेंट बनाते हुए स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन कौन सा, मतलब जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में ये बने रहना चाहता है, तो इसी डायरेक्शन में आगे निकल जाएगा। जब ये स्टोन रस्सी से कनेक्टेड था और ये जो पर्सन है जो मूव करा रहा था, वो खुद से अपने हाथों से एक फोर्स अप्लाई कर रहा था उसके ऊपर, इसी तरह वो उसकी तरफ क्या था, अट्रैक्टेड था, और ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा था। लेकिन जैसे ये कांटेक्ट टूटा तो इसका अभी अभी के इस वक्त डायरेक्शन क्या था, ये था, तो इसी डायरेक्शन में ये आगे निकल जाएगी। रेन ड्रॉप स्लैंटिंग, when you walk on the run or run straight in the rain, the drop appear to fall slanted because of inertia of direction, ठीक है। मतलब आप ये देखो कि जब आप बरसात में, मतलब बारिश हो रही है और आप आगे की तरफ तेजी से रन कर रहे हो, ठीक है, या वॉक कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि जो रेन है वो स्लैंट, ऐसे एक तिरछा, ऐसा इस तरह से मूव कर रही है, मतलब रेन जो गिर रही है वो ऐसे गिर रही है। ऐसा लगता है इसलिए क्योंकि आप आगे की तरफ जा रहे हो और रेन ऐसे ही आ रही है, ठीक है। रेन तो सीधा गिर रही है लेकिन आप आगे की तरफ जा रहे हो, तो रेन जैसे यहाँ पे जो गिर रही है वो इस तरह से मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा। कार टेकिंग ए कर्व, जब कार जो है, जैसे एक रास्ता है, लेट से ये एक रास्ता है और यहाँ पे एक कर्व है, इस तरह से कर्व है, ठीक है। लेट से ये रास्ता है, एक रोड है और यहाँ पे कर्व है। एक कार जब ऐसे जा रही है और इस हाई स्पीड कार है, ऐसे जा रही है, जब ये घूमती है ऐसे, ठीक है, जब ये घूमती है, लूज ऑब्जेक्ट इनसाइड टेंड टू मूव स्ट्रेट वाइल द कार टर्न। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐसे इनसाइड टेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं, ठीक है। जैसे कार क्या हुआ, जब ऐसे ऐसे मूव किया इस तरह से, इस डायरेक्शन में, मतलब ऐसे टर्न किया, तो आप भी ऐसे झुक जाओगे, कार के अंदर बैठे हो तो आप भी थोड़ा सा सैक हो जाओगे, हिल जाओगे या झुक जाओगे। एरो फ्रॉम ए बो, वन रिलीज, जब एरो जो धनुष से जब बाण रिलीज करता है तो एरो कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अंटिल ए रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी एक्ट। तो जिस डायरेक्शन में आप एरो को छोड़ते हो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, कब तक, जब तक इसके ऊपर ग्रेविटी या कोई एयर या मतलब कोई भी फोर्स, एक एग्जिस्टिंग फोर्स जब तक उसके ऊपर नहीं लगता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन भी, अगर जिस डायरेक्शन कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, ठीक है। बहुत आसान है ये भी। देखो एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया यहाँ पे देख लो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये बुक है, रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी अगर इसको मूव नहीं करा जाए। इसको अगर आप फोर्स लगा के इसको उठाओगे नहीं या हिलाओगे नहीं तब तक ये ऐसे ही रहेगा। मोशन में जब कोई आप एक बॉल है, जब ये मूव कर रही है लगातार, तो ये
रुकेगी नहीं, कभी नहीं रुकेगी। कब तक नहीं रुकेगी? जब तक इसके ऊपर फोर्स न लगा जाए। आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये कुछ दूर जाके रुक जाती है। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, का एग्जांपल हमने लिया। जब ये टर्न करता है क्विकली तो इसमें जो आदमी है ये इस तरह से मूव कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनर्शिया ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट इनर्शिया ऑफ मास। देखो इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इट्स मास। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली इफेक्टेड होती है उसके मास से। हैवियर ऑब्जेक्ट पॉजेस मोर इनर्शिया देन द लाइटर वंस। हम कह सकते हैं जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है, जो भारी ऑब्जेक्ट होता है, वो ज़्यादा इनर्शिया प्रोसेस करती है, उसके पास ज़्यादा इनर्शिया होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो मतलब हैवी नहीं है, लाइट है, तो उसके पास कम इनर्शिया होती है। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट है मोमेंटम क्या होता है। देखो मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को डिफाइन करती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है ये एक्चुअली इम्पैक्ट ऑफ फोर्स होता है। फोर्स का जो इम्पैक्ट है, जो फोर्स का असर होता है, वो मोमेंटम होता है। ठीक है, कैसे देख, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है उस, और मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मास और उसके वेलोसिटी पे। मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक उस ऑब्जेक्ट का मास और दूसरा उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा एक हल्का ऑब्जेक्ट कोई भी है, ठीक है, एक कोई कार्डबोर्ड है, और मैं आपके ऊपर ऐसे ड्रॉप कर दूं, जेंटली ऐसे ड्रॉप कर दूं, फ्री फॉल करा दूं उसको, जेंटली आपके ऊपर ड्रॉप कर दूं, तो होगा क्या कि आपको चोट नहीं लगेगी। मतलब आपके ऊपर एक बहुत ही हल्का सा लाइट ऑब्जेक्ट आपके ऊपर गिरा और उसकी वेलोसिटी सेम है। मतलब हम कह सकते हैं वेलोसिटी हमने, मतलब जो वेलोसिटी हम दे रहे हैं वी वेलोसिटी लेट्स से दे रहे हैं उसको, और आपके ऊपर जब वो नीचे गिरेगा तो आपको कम चोट लगेगी, मतलब फोर्स का इम्पैक्ट यहाँ पे कम होगा। ठीक है, लेकिन लेट से मैं एक भारी ऑब्जेक्ट, लेट से एक पत्थर, एक स्टोन, एक भारी सा स्टोन, बड़ा सा स्टोन, हमने लेट से 10 किलो का स्टोन है, और ऐसे उसी हाइट से, सेम हाइट से वही वेलोसिटी दे के, मतलब हम कह सकते हैं सेम वेलोसिटी दे के आपके ऊपर रिलीज कर दिया जाए, तो होगा क्या, इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है आपका जो सर है वो फट जाए और बहुत ही ज़्यादा ब्लड रिलीज होने लगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो हम कह सकते हैं मोमेंटम मास पे डिपेंड होता है। मास कम था तो मोमेंटम क्या था, ये भी कम था, मतलब इम्पैक्ट ऑफ फोर्स भी कम था। लेकिन मोमेंटम बढ़ गया जब मास इंक्रीज हुआ, इसका मतलब जो फोर्स का इम्पैक्ट है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया यहाँ पे। दूसरा केस ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक यहाँ पे हम एक बुलेट लेते हैं। ठीक है, बुलेट, बुलेट मतलब आप जानते हो, बुलेट गोली, उसको लेते हैं और उसको हम आपके ऊपर थ्रो करते हैं, या किसी एक पर्सन के ऊपर, या कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमने थ्रो किया, ऐसे हाथ से मार दिया उसको, तो इम्पैक्ट थोड़ा सा उसको चोट लगेगी, लेकिन इम्पैक्ट थोड़ा सा नॉर्मल होगा, कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन वही बुलेट अगर गन में रख के उसको शूट कर दो, तो गन में रख के अगर शूट करते हो तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब हाथ से आप थ्रो कर रहे हो तो उसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत ही कम है। लेकिन आप जब गन से उसको गन में डाल के उसको जब आप फायर करोगे तो उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब इसका मतलब वो क्या इम्पैक्ट करेगा, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट कर देगा, हो सकता है उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। आप एक चीज़ देख रहे हो कि वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हुआ, और जब वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ फोर्स भी इंक्रीज हुआ। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम सिंपली एक इम्पैक्ट ऑफ फोर्स होता है, जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास और वेलोसिटी के ऊपर। तो मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मेजर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी ऑफ मास m with velocity v. The momentum of an object is defined as the product of its mass and its velocity. तो मोमेंटम जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो डिफाइन कर मतलब उसको डिफाइन कैसे करते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी।
मतलब मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम डिनोट कैसे करते हैं? P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं और P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? सेम होगा। मतलब हम कह सकते हैं मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किसकी होगी? जो डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का होगा। मतलब जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर ही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो मोमेंटम का डायरेक्शन जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या है? देखो, मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो हम कह सकते हैं मोमेंटम की जो एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -1 या किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, आगे, द चेंज ऑफ मोमेंटम इज नॉट ओनली डिटरमाइन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइंग फोर्स। देखो, जो मोमेंटम है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो केवल डिपेंड उसके फोर्स के ऊपर नहीं होता, मतलब उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया गया है बस इसके ऊपर ही नहीं होता, साथ साथ ये इस पे डिपेंड भी करता है कि कितने टाइम तक फोर्स अप्लाई किया गया है। कितने टाइम तक फोर्स अप्लाई किया गया है इसके ऊपर भी मोमेंटम डिपेंड करता है। ठीक है, तो मोमेंटम एक्चुअली टाइम, मतलब कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है उसके ऊपर भी मोमेंटम यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब चेंज इन मोमेंटम जो है डिपेंड करता है। चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है यहाँ पे, मोमेंटम की नहीं। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम होता है। अब इसी से हम लिंक करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम का बहुत ही बड़ा रोल है इन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to applied unbalanced force and take place in the same direction as applied force। तो ये क्या स्टेट करता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स का। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये बताइए, जैसे एक ऑब्जेक्ट है m मास का ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी u है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। ओके, अब आप क्या कर रहे हो? इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप। अब जब फोर्स अप्लाई करोगे, लेट्स से वो ऑब्जेक्ट है उसका मास तो चेंज नहीं करोगे आप, फोर्स अप्लाई करके मास यहाँ पे चेंज नहीं होगा, लेकिन फोर्स अप्लाई करके उसके वेलोसिटी में चेंज कर सकते हो ना। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है, लेट्स से वो रुका हुआ है, खड़ा हुआ है, आप आते हो पीछे से धक्का दे देते हो उसको। अब धक्का दोगे तो वो आगे की तरफ गिर जाएगा। अब क्या हुआ कि आपने उसके मास को चेंज नहीं किया, आपने उसके वेलोसिटी को चेंज कर लिया, इसीलिए वो आगे जाके गिर गया। क्यों? कैसे चेंज हुआ ये? क्योंकि आपने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस पर्सन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद होता क्या है? यहाँ पे जो मास तो वही रहेगा, यहाँ पे इस केस में जो मास है वो वही रहेगा, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेट्स से वेलोसिटी v हो गई। ये ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी डिक्रीज भी हो जाए। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में है, वो मूव कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, और आप आगे से आके उसको धक्का दे देते हो, तो हो सकता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए और वो रुक जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो वेलोसिटी में एक्चुअली क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई करने से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अच्छा, वेलोसिटी में जब चेंज होगा तो मोमेंटम में भी चेंज होगा। आप देखिए, लेट्स से इस केस में मोमेंटम P1 है, तो P1 मोमेंटम है, तो P1 इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इस केस में वेलोसिटी u है। यहाँ पे मोमेंटम P2 है, लेट्स से मोमेंटम फोर्स अप्लाई करने के बाद P2 हो गई, और मास तो वही है, वेलोसिटी क्या हो गई? यहाँ पे v हो गई। मतलब वेलोसिटी में यहाँ पे चेंज हो गया। तो वेलोसिटी में चेंज होने से मोमेंटम में भी चेंज होगा। और ये कह रहा है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
चेंज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा ये बताइए, अगर P1 ऑब्जेक्ट मोमेंटम था तो उससे P2 हो गया, तो चेंज कितना हुआ? P2 माइनस P1। कितना चेंज हुआ? P2 माइनस P1 का चेंज हुआ एक टाइम इंटरवल में। हम कह सकते हैं कि जब रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किससे हम यहाँ पे इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि एक टाइम इंटरवल में, किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है? मोमेंटम में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम में चेंज जो हुआ वो एक फिक्स टाइम इंटरवल में यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड फोर्स के से। अब ये देखिए F इज प्रोपोर्शनल टू P2 की वैल्यू कितना है? mv, और P1 की वैल्यू कितना है? mu है, और ये डिवाइड बाई T। F, एक मिनट, ये दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट मैं फिर से इसको समझाता हूँ। ठीक है, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है m मास का, इसकी वेलोसिटी क्या है? u है, और इस पे आपने एक फोर्स अप्लाई किया F, तो इसका मास m रहेगा और वेलोसिटी इसका चेंज हो गया कितना? v हो गया। तो ऑब्जेक्ट मूव किया यहाँ पे, तो इस केस में मोमेंटम हमारा P1 है, P1 क्या? mu, और इस केस में मोमेंटम क्या है? P2 जो कि mv है। तो जो अप्लाइड फोर्स है, फोर्स F, वो इक्वल होगा, मतलब प्रोपोर्शनल होगा P2 माइनस P1 बाई T के। और यहाँ पे F, P2 की वैल्यू कितना है? mv, और P1 की वैल्यू है mu बाई T। F प्रोपोर्शनल टू m, कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे हो गया v माइनस यू बाई टी। और आपको पता है कि जो v माइनस यू होता है वो किसके बराबर होता है? v माइनस यू बाई टी। ये एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। तो हम कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। यहाँ पे हम जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा जो कि k, और वेयर k इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो हम कह सकते हैं F इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से आपने इसको समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज एन एफर्ट। एक्चुअली तो ये जो अभी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये फोर्स को डिफाइन करता है, एक अलग तरीके से। फोर्स इज एन एफर्ट दैट प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ए इन द बॉडी ऑफ मास m। कोई भी मास m का एक ऑब्जेक्ट है, तो जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है जो कि ए एक एक्सीलरेशन है। जब आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट जो कि m मास का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप एक फोर्स अप्लाई करोगे तो। ठीक है, तो देखिए समझ में आया? फोर्स इज एन एफर्ट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ए इन द बॉडी ऑफ मास m। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन इट। तो फोर्स क्या होता है? प्रोडक्ट होता है किसका? मास और एक्सीलरेशन का। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है भाई? यूनिट ऑफ फोर्स जो एसआई यूनिट होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम कहें सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा? यहाँ पे ग्राम, क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको डाइन बोलते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं न्यूटन की, यहाँ पे न्यूटन समझो। ठीक है, जो एसआई यूनिट है फोर्स का वो यूनिट न्यूटन है। अगर सीजीएस सिस्टम में हम बात करें तो फोर्स का जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि होता है डाइन। तो न्यूटन का डिफिनेशन कई बार पूछा जाता है। न्यूटन का डिफिनेशन मतलब हम कह सकते हैं कि एक न्यूटन फोर्स कितने के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन इज द फोर्स which produces on an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन फोर्स होता है जो कि एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ 1 kg। अगर कोई 1 किलो का कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके एक्सीलरेशन, जो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। दिस इज द 1 न्यूटन फोर्स। दिस इज द 1 न्यूटन फोर्स। एग्जाम्पल कुछ देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। जैसे आप फुटबॉल को किक करते हो, ठीक है, जब फुटबॉल को आप किक करते हो तो यहाँ पे होता क्या है, फुटबॉल अभी रेस्ट में है लेट से, ठीक है, तो फुटबॉल का मास m है, तो इस और उसकी वेलोसिटी लेट से u है। जो आप फुटबॉल पे एक फोर्स जब अप्लाई करते हो तो फुटबॉल की जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाती है, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है जब फुटबॉल पर एक आपने फोर्स अप्लाई किया। फुटबॉल एक्सीलरेट मोर व्हेन यू किक इट हार्डर। जब आप बहुत ही हार्डर आप किक करते हो, बहुत जोर से किक करते हो फुटबॉल के ऊपर, तो फुटबॉल की जो एक्सीलरेशन है वो बहुत ही फास्टली चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने फुटबॉल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोर्स जब अप्लाई किया, जब उसको हिट किया, उसको किक किया, तो क्या हुआ, फुटबॉल का एक्सीलरेशन इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट एक लाइटर बॉल है जो एक्सीलरेट करती है मोर देन ए हैवियर बॉल व्हेन द सेम फोर्स इज अप्लाई, ठीक है। अब ये बताइए, अभी यहाँ पे इनर्शिया की बात हो गई। इनर्शिया, आप ये बताइए, जब अगर एक हाई ऑब्जेक्ट है, जब उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, मतलब आपने एक बहुत ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया एक हैवियर ऑब्जेक्ट पे और सेम फोर्स अप्लाई किया एक लाइटर ऑब्जेक्ट पे, तो लाइटर ऑब्जेक्ट जो है ये ज़्यादा एक्सीलरेट करेगी कंपेयर टू एक हैवियर ऑब्जेक्ट के। तो हैवियर ऑब्जेक्ट कम एक्सीलरेट करेगी कंपेयर देन लाइटर ऑब्जेक्ट। दूसरा, पुशिंग आर शॉपिंग कार्ट, ठीक है। पुशिंग कार्ट एक एम्प्टी कार्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा मूव करेगी, और आर ए लोडिंग कार्ट विद द सेम पुश, मतलब सेम पुश से आप कह सकते हो एक लोडिंग कार्ट है, एक मतलब जिसमें लोडेड है, उसको जब आप पुश करोगे तो वो क्या होगी, वो इतना ज़्यादा एक्सीलरेट नहीं करेगी जितना कि एक जो खाली कार्ट है, ठीक है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं ये एग्जाम्पल है किसका, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। और भी एग्जाम्पल है, एथलीट्स थ्रोइंग ए शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट आप गेम देखोगे, एक गोला फेंकते हैं किसके, मतलब किसके, तो एथलीट्स, द हैवियर द शॉर्ट पुट द मोर फोर्स एथलीट्स मस्ट अप्लाई टू गिव द इट्स एक्सीलरेशन। कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट है, उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर उसको एक्सीलरेट ज़्यादा कराना है तो ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या कर, मतलब वो पर्सन एथलीट्स क्या करता है, कुछ दूर थोड़ा सा रन करके, मतलब कुछ रन करके उसके बाद उसको फेंकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो भाला फेंक में भी, जेवलिन थ्रो में भी क्या होता है कि आपको पता है जेवलिन थ्रोअर, इंडिया के बहुत ही महान जेवलिन थ्रोअर है कौन, नीरज चोपड़ा। तो वो जब भी कोई जेवलिन थ्रोअर क्या करता है, अगर एक भाला फेंकता है तो क्या करता है, पहले कुछ दूर रन करके एक अपना मोमेंटम इंक्रीज करके आता है, ठीक है, अपना एक मोमेंटम बना के आता है, उसके बाद फेंकता है, जिससे भाला ज़्यादा दूर तक जाता है, ठीक है। कार का एक्सीलरेशन, ए कार एक्सीलरेट मोर क्विकली व्हेन द इंजन प्रोड्यूसेस ग्रेटर फोर्स। या क्रिकेट बॉल या टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल जो होता है ये ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है एक एक्सीलरेशन मेंटेन करने में, मतलब अचीव करने में, एक लाइटर टेनिस बॉल के कंपेयर में क्रिकेट बॉल में ज़्यादा एक्सीलरेशन लगता है, ठीक है। तो हम ऐसे भी कुछ एग्जांपल और समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक क्रिकेट प्लेयर हो ना, और आप फील्डिंग करते हो, फील्डिंग कर रहे हो, और एक फास्ट मूविंग बॉल, जो मान लो कोई एक हिट किया, एक बैट्समैन ने हिट किया बॉल को, और बॉल आपकी तरफ तेजी से आ रही है, तो आप जब कैच लेते हो तो क्या कर रहे हो, आप कैच लेते वक्त आप थोड़ा सा हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हो, हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हो। ऐसा क्यों करते हो, आप एक टाइम लेते हो यहाँ पे, जिससे क्या होता है, एक्सीलरेशन यहाँ पे कम हो जाती है। और जब एक्सीलरेशन कम होगा, क्योंकि आप मास तो कम नहीं कर पाओगे बॉल की, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे जब कम हुआ, एक्सीलरेशन क्यों कम होगा भाई, ये बताइए, v माइनस यू, देखो v माइनस यू बाई टी, यही तो होता है एक्सीलरेशन। आप जब टाइम को इंक्रीज करोगे, टाइम इंक्रीज कैसे करो, आपके हाथ में जब हिट करेगी बॉल,
उसके पहले, क्योंकि हाँ बॉल आ रही है उसी तरह से आप भी हाथ को पीछे ला रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर रहे हो, और जब टाइम ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा ना, आप डिनोमिनेटर को जब बढ़ाओगे तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है कम हो जाती है। इसका मतलब टाइम इंक्रीज करने से क्या हुआ, एक्सीलरेशन कम हुआ, इससे जो बॉल है जब हिट करेगी तो आपको कम चोट लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है फोर्स कम अप्लाई होगा आपके ऊपर। क्यों कम अप्लाई होगा, क्योंकि मास तो वही है लेकिन एक्सीलरेशन यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, ये समझना है आपको। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब आप जंप करते हो, ठीक है, तो जो मिट्टी है वो टिल कर दी जाती है, मतलब मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि आप जब हार्ड सरफेस से, सॉइल अर्थ के हार्ड सरफेस से टकराते हो, उसके बीच में क्या है, उसके बीच में एक सॉफ्ट सॉइल है, जब जहाँ पे आपका पैर जब पड़ता है तो क्या होता है कि आपको चोट नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे हार्ड सॉइल तक पहुँचते पहुँचते आपका एक्सीलरेशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो कई एग्जांपल्स हैं जिससे हम आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझ सकते हो। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन था। क्लियर। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, देखिए एक बॉल, एक फील्डर है या आप कह सकते हैं विकेट कीपर लग रहा है, जब बॉल को ये पकड़ेगा तो बॉल हाथ को देखो पीछे की तरफ ले जा रहा है, हाथ को यहाँ पे मूव कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन, जितना वेलोसिटी से हम कह रहे हैं बॉल आ रही है। जैसे दूसरा एग्जांपल आप जो स्टूडेंट है वो बहुत करते होंगे, लेट्स से मान लो कोई टीचर है जो आपको बहुत ही मारता है वो टीचर, ठीक है, खतरनाक टीचर है, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट बहुत ही होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, मान लो स्टिक से वो मार रहे हैं, ठीक है, तो स्टिक के साथ साथ हाथ को भी पीछे ले जाते हैं, मतलब स्टिक आ रही है तेजी से और हाथ भी पीछे साथ साथ जा रहा है, तो इससे क्या होगा, उसको चोट कम लगेगी या ना के बराबर लगेगी, क्योंकि स्टिक के साथ साथ हाथ भी मूव कर रहा है। इससे एक्सीलरेशन, जो फोर्स लगाया था उन्होंने, उसका जो फोर्स का इम्पैक्ट, मतलब फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। मास तो वही रहेगा स्टिक का, लेकिन मास अगर वही रहेगा, सेम रहेगा, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम आपने इंक्रीज कर दिया। आपने जब बॉल, जब स्टिक आपके हाथ तक मतलब हाथ पे टकराई, उस समय आपकी मतलब उसमें एक्सीलरेशन बहुत ही कम हो चुका था, जिससे कि आपको चोट कम लगती है। ठीक है, तो होशियार स्टूडेंट ये बहुत करते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं और आगे। आज की क्लास में, ये मैराथन क्लास है, आप कंप्लीट यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है जिसका फोर्स लॉ ऑफ मोशन का जो कंप्लीट चैप्टर इसी क्लास में, वन क्लास में, ठीक है, एक ही क्लास में यहाँ पे कंप्लीट होगा, बहुत ही डिटेल में, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस ऐसे थोड़ा थोड़ा लाइटली, मतलब ब्रीफली हम डिस्कस करके आगे निकल रहे हैं। यहाँ पे हम, आप देख रहे होगे एक एक कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप इसको बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा और इसका नोट्स आप प्रॉपरली बनाइए। ठीक है, आप इसका देखिए, हर स्लाइड का आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके आप इसका प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है ये, और आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेंगी इस प्रॉपर पूरे चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, लास्ट जो लॉ है मोशन का, इसको समझते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो होता क्या है, तो उसी वक्त इंस्टेंटेनियसली, मतलब उसी पल उसी क्षण दूसरा ऑब्जेक्ट भी एक्सर्ट करता है फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मतलब पहला ऑब्जेक्ट जब फोर्स लगाएगा उसी पल दूसरा ऑब्जेक्ट भी जिसके ऊपर फोर्स लगा है, वो ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर इंस्टेंटेनियसली फोर्स अप्लाई करेगा। दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल, ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट डायरेक्शन क्या होता है इसका, अपोजिट होता है। मतलब हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट होता है। ठीक है, फोर्स जो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट ने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट लगाया, दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे उसी पल फोर्स लगाएगा। ठीक है, उसी पल यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा। ये फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे बट डायरेक्शन में यहाँ पे अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे ये बात नहीं है, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ वर्ड को यहाँ पे छोड़ दिया जाए, जैसे
कुछ लोग होते हैं इंस्टेंटेनियसली को यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो ये थोड़ा सा अधूरा हो जाएगा। क्यों अधूरा होगा भाई? देखो अधूरापन यहाँ पे, नॉलेज को थोड़ा सा आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज लेना चाहिए। वैसे नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होती, कुछ न कुछ बच ही जाता है, लेकिन जो भी नोन फैक्ट है उसको आपको जानना चाहिए। यहाँ पे अधूरा नॉलेज नहीं लेना चाहिए आपको, ठीक है। क्या इंस्टेंटेनियसली का मतलब यहाँ पे ये हो गया, उसी जस्ट जैसे आपने अप्लाई किया फोर्स, उसी पल साथ साथ फोर्स क्या हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट भी अप्लाई करेगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे ये नहीं है कि किसी को आपने थप्पड़ मार दिया तो वो कहा कि मैं तुमको देख लूंगा, तो 10 दिन बाद वो थप्पड़ मारता है। तो ये वाला एक्शन रिएक्शन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक्शन जैसे हुआ इंस्टेंटेनियसली रिएक्शन भी हुआ, ठीक है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम करते हैं ना, किसी को पीट दिया हमने, ठीक है, या तो वो कहेगा हम तुमको देख लेंगे, मतलब पता नहीं कब देखेगा वो, हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसको मौका मिले तब तुमको मारे। यहाँ पे ये बातें नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं एक्शन है तो उसी पल रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियसली उसी क्षण। यहाँ पे बाद में देखने की बात नहीं है, रिएक्शन फास्टली होना चाहिए, क्विकली होना चाहिए, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट फॉर एवरी एक्शन, एक्शन मतलब फोर्स की बात हो रही है, इन नेचर इज एन इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन, मतलब जो एक्शन होता है वो इक्वल होगा और अपोजिट होगा रिएक्शन के। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इंस्टेंटेनियसली होना चाहिए, उसी क्षण होना चाहिए रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, तो एग्जांपल जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के क्या है कि जंपिंग फ्रॉम ए बोट व्हेन, देखो आप जब एक बोट है लेट्स से यहाँ पे पानी, सॉरी, ओके, देखिए क्या हो रहा है भाई, हाँ देखिए लेट्स से एक यहाँ पे वाटर है, कोई नदी है, ठीक है, नदी, और उस पे एक बोट है ना, बोट, और उस पे कोई बैठा हुआ है, मान लो एक पर्सन है यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये अब ये बोट से ना, ठीक है, लेट्स से बोट अभी रुकी हुई है, मतलब बोट यहाँ पे तैर नहीं रही है यहाँ पे, तो क्या हुआ कि ये जंप करता है बाहर की तरफ, ठीक है। बोट से जब ये जंप करेगा तो आप देखते हो कि बोट से जब ये जंप करेगा तो बोट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, तो बोट के ऊपर जैसे जंप किया ये, तो बोट भी मूव कर जाएगी आगे की तरफ, मतलब जैसे ये बोट से जंप करेगा तो बोट भी आगे की तरफ जंप कर जाएगी, मतलब आगे की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। आप ये बताओ, पानी में जब आप कोई भी बोट है या आप स्विम करते हो तो आप क्या करते हो, आप पानी के ऊपर आप पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, ठीक है। आप पानी के ऊपर जब तैर रहे हो, आप स्विम कर रहे हो, तो पानी के ऊपर पीछे की तरफ आप मूव करते हो, मतलब पानी को पीछे डिस्प्लेस करते हो, मूव फोर्स लगा के। तो क्या होता है, आप आगे की तरफ मूव करते हो। जैसे आपने पानी को जब पीछे की तरफ मूव किया तो आपका जो आप किधर मूव करोगे, आप आगे की तरफ मूव करोगे। ऐसा क्यों? तो ये पानी के ऊपर आपने कहाँ फोर्स लगाया, पीछे के डायरेक्शन में, तो पानी भी आपके ऊपर इक्वल फोर्स लगाएगी, किधर की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है। आप पानी के ऊपर फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन लगा रहे हो और वाटर जो है आपके ऊपर फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन लगा रही है, तो ये भी एक एक्शन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। वैसे हम फ्लोटिंग के बारे में पढ़ेंगे प्रॉपरली, आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है इसको भी समझेंगे अगले आने वाले जो लेक्चर हैं इस सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत ही डिटेल में सारे लेसन्स को समझेंगे, ठीक है, फिजिक्स के सारे लेक्चर को, ठीक है। रॉकेट लॉन्च, अब देखो रॉकेट जब लॉन्च करते हैं तो उसको एक इम्पल्स प्रोवाइड किया जाता है, किस तरह से, जैसे जो भी प्रोपेलेंट है, मतलब हम कह सकते हैं गैसेस एक्सपेल डाउनवर्ड, तो गैसेस जो है वो डाउनवर्ड एक्सपेल करती है, तो रॉकेट के ऊपर एक फोर्स लगता है अपवर्ड की तरफ, मतलब आप देखते हो जब रॉकेट लॉन्च होती है तो नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई होता है, कौन, गैसेस जो हैं यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही हैं, तो रॉकेट बहुत ही फास्टली मूव करता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे इस केस में जो रॉकेट है जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसको फर्स्टली लॉन्च करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे फायरिंग द गन, गन को जब फायर करते हो तो
जब बुलेट फॉरवर्ड जाती है तो गन भी रिक्वायर्ड होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे बुलेट की का जो मास है ये गन के मास से कम है, तो बुलेट के ऊपर जो फोर्स है इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। देखो अभी हमने मोमेंटम पढ़ा था, मोमेंटम मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। फोर्स तो सेम लगा, मतलब बुलेट के ऊपर जितना फोर्स लगा उतना ही गन के ऊपर भी फोर्स लगा। मतलब गन ने बुलेट के ऊपर जो फोर्स लगाया, बुलेट ने गन के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाया, इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो कि बुलेट जो है बहुत फास्टली मूव करती है, लेकिन गन वहीं पास में ही, मतलब हम कह सकते हैं गन थोड़ा सा जर्क देती है बस। यहाँ पे रोल इस चीज का है कि इम्पैक्ट, देखो फोर्स तो इक्वल लग रहा है लेकिन यहाँ पे फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि फोर्स का इम्पैक्ट या मोमेंटम हम कह सकते हैं मास और एक्सीलरेशन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। मास और एक्सीलरेशन दोनों पे जो मोमेंटम है, मतलब हम कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है, वो डिपेंड करता है। इसका मतलब, और साथ साथ आप ये देखते हो जब आप फोर्स मतलब गन को पकड़े हुए होल्ड किए हो, तो हम कह सकते हैं गन के साथ साथ आपका भी मास यहाँ पे जुड़ जाता है। और जो बुलेट है ये तो फ्री है, तो बुलेट जब फोर्स लगाएगी, मतलब गन जो फोर्स लगाएगा बुलेट के ऊपर, तो बुलेट भी उतना फोर्स लगाएगी, लेकिन फोर्स का इम्पैक्ट इतना नहीं होगा, क्योंकि बुलेट के गन के साथ साथ आपका भी मास यहाँ पे गन के साथ ऐड है, ठीक है। बुलेट का तो बुलेट का ही मास है वहां पे, तुम बुलेट के साथ ऐसे नहीं बुलेट को पकड़ के तुम भी जा रहे हो, ऐसा तो थोड़ी होता है, ठीक है। बुलेट को पकड़ के नहीं जाते आप। क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। और भी देखो, वॉकिंग करते हुए आप क्या करते हो, आप वॉकिंग जब कर रहे हो तो आप पुश कर रहे हो, आप अर्थ को पुश कर रहे हो, तो अर्थ आपको पुल कर रही है आगे, मतलब आप अर्थ को, मतलब अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो अर्थ भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, इसीलिए आप आगे जाते हो। मतलब यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन का यहाँ भी एग्जांपल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ भी एक्शन मतलब वॉक करना, रन करना, जब आप वॉक या रन करते हो तो यहाँ भी एक्शन और रिएक्शन होता है। आप क्या कर रहे हो, आप अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो अर्थ आपको आगे की तरफ धक्का दे रही है, इसलिए आप आगे मूव कर जाते हो, ठीक है। जब अर्थ के ऊपर आप पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, मतलब आप आगे की तरफ फोर्स लगाते हो अर्थ की तरफ, तो अर्थ आपको पीछे की तरफ धक्का देती है, इसलिए आप पीछे मूव कर जाते हो। तो आप यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपने समझ लिया, या इसका आप याद कर लेना, ये इसका अप्लीकेशंस है, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और देखना, देखो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप यहाँ पे बुलेट के ऊपर फोर्स लगा, ये बुलेट आगे की तरफ गया, तो गन पीछे की तरफ जर्क देता है। यहाँ पे देखिए, जब आप बोट से यहाँ पे कूद रहे हो, जंप कर रहे हो बोट से, ठीक है, तो बोट पीछे की तरफ चली जाएगी। रॉकेट लॉन्च करने पे जो गैस है, गैस नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब गैस के ऊपर, मतलब गैस क्या रही, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो बुलेट इसके मिसाइल रॉकेट के ऊपर की तरफ फोर्स लगा, ठीक है। जैसे बैलून है, यहाँ पे बैलून जब एयर निकलता है, देखो आप बैलून को भर दो, बैलून को एयर से फिल कर दो, उसके बाद जब आप देखते हो कि बैलून को ऐसे रिलीज कर दो, मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपने इसको बांध के रखा है जिससे एयर निकल नहीं रही है, तो एयर जब तेजी से निकलती है तो बैलून, देखो एयर पीछे की तरफ निकलती है तो बैलून आगे की तरफ जाता है, ठीक है। एयर जब पीछे की तरफ निकलती है तो बैलून यहाँ पे आगे की तरफ मूव करता है फॉरवर्ड की डायरेक्शन में। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको जानने की जरूरत है इस लेक्चर में। इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल, जो एक्शन फोर्स होता है और रिएक्शन फोर्स होता है ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन अभी हमने बताया कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, लेकिन दीज फोर्सेस मे नॉट बी प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब फोर्स तो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, लेकिन एक्सीलरेशन ये इक्वल मैग्नीट्यूड के प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्यों, इसका कारण क्या है, इसका कारण है मास। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट अलग अलग मास के हैं तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा उस पर जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा एक्सीलरेट होगा कंपेयर टू हैवियर ऑब्जेक्ट जो थी। अभी अभी आपने यही देखा, गन और बुलेट में यही केस था, बुलेट जो है ज़्यादा एक्सीलरेट कर जाती है और गन कम एक्सीलरेट करती है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है ये डिपेंड करता है मास के
मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सीलरेट करेगी, जितना कम मास होगा उतना ज्यादा एक्सीलरेट करेगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो दिस इज बिकॉज ईच फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ऐसा केस है कि दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास सेम है, ठीक है, जिनका दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास सेम है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी पहले के ऊपर लगाएगा, तो दोनों का जो एक्सीलरेशन है वो इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। हम कह सकते हैं इक्वल अमाउंट में वो दोनों ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करेगी अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या है, इक्वल है। तो उस केस में आप इक्वली देख सकते हो कि एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होता है, ठीक है। In other words, the action and reaction forces are acting on two different bodies. Next. तो नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, उसको समझना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम आपने सीखा, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी सीखते हैं। ये क्या कहता है? बहुत ही आसान है। जैसे समझो, जैसे दो ऑब्जेक्ट कोलाइड हो रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं, ठीक है। जैसे दो ऑब्जेक्ट को आपस में जब मान लो दोनों ऑब्जेक्ट टकराए, तो टकराने के पहले जो दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, मतलब हम कह सकते हैं सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन। जो टकराने के पहले जो मोमेंटम का सम है और टकराने के बाद जो मोमेंटम का सम है, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होता है। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सम ऑफ मोमेंटम रिमेन अनचेंज्ड या रिमेन कंजर्व्ड। मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इफ ए ग्रुप ऑफ बॉडी आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, दियर टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। इनका जो टोटल मोमेंटम है इंटरेक्शन के पहले और इंटरेक्शन के बाद जो टोटल मोमेंटम है ये कंजर्व रहता है, ये सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। ये लेट्स से इसका मास m है, m1 है, और ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है दोनों। और यहाँ पे u1 जो वेलोसिटी है, मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा? अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक ही लाइन में जा रहे हैं, तो क्या होगा? ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो ये पीछे से धक्का मार देगा उसको, ये कोलाइड कर जाएगा। तो दोनों कोलाइड कर गए। अब यहाँ पे कोलिजन होने के बाद होगा क्या कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसका मास तो सेम रहेगा, मास चेंज नहीं होने वाला, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ये चेंज हो जाएगी, ये v1 हो जाएगी। हम कह सकते हैं ये जो वेलोसिटी है u1 थी, मतलब ज्यादा वेलोसिटी थी, इस बार वेलोसिटी कम हो गई, ये v1 हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और इसके केस में क्या होगा भाई? इसके केस में होगा इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से टकराता है, कोलाइड करता है, अभी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा थी, इस ऑब्जेक्ट की कम थी, टकराने के बाद इस पे जब फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल हम कहें कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब यहाँ के वह क्या है? मोमेंटम m1 u1 है, यहाँ पे मोमेंटम m2 u2 है। तो इसका जो सम है, मोमेंटम का जो सम है, और यहाँ पे मोमेंटम क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2। इस केस में जो मोमेंटम का सम है, तो दोनों इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मतलब इंटरेक्शन के पहले और इंटरेक्शन के बाद, इंटरेक्शन के पहले और इंटरेक्शन के बाद जो मोमेंटम का सम है या टोटल जो मोमेंटम है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा प्रूव करते हैं, समझते हैं इसको। अभी जो हमने फार्मूला देखा उसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जब डायग्राम देखो, ये डायग्राम हमने लिया था अभी, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा इस केस में, देखो इस केस में मोमेंटम क्या है? m1 u1 है,
इस केस में मोमेंटम क्या है, m2u2 है। तो ड्यूरिंग कोलिजन हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। अभी हम जब इसको प्रूव करेंगे तो सेम डायरेक्शन का केस लेंगे यहाँ पे, ठीक है, सेम डायरेक्शन का केस लेंगे। देखते हैं, देखिए डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको डेरिवेट करते हैं, समझिएगा इसको। अभी जो हमने बताया कि एक ऑब्जेक्ट है m1 जिसका वेलोसिटी है u1, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, मतलब एक दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 जिसका वेलोसिटी है u2, ये दोनों कोलाइड हुए, मतलब u1 इज ग्रेटर देन u2, ये दोनों कोलाइड हुए, लेट्स से यहाँ पे m1 ऑब्जेक्ट और m2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोलाइड हुए, टकराए, तो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है ये चेंज हो जाएगा, v1 हो जाएगा, और इसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होके v2 हो जाएगा, ठीक है, v2 हो जाएगा, ये केस होगा। तो हम कह सकते हैं जो f1 यहाँ पे f12 है, 12 सॉरी, जो यहाँ पे f12 है, यहाँ पे 1-2 का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, और जो जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसी पल इंस्टेंटेनियसली सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, बट अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो आप देखते हो कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, वो जो फोर्स लगाएगा, टू जो फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाया, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको हम बोल देंगे F21। लेकिन ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसके अकॉर्डिंग ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे, मतलब ये फोर्स माइनस हो जाएगा, चाहे इसको माइनस कर दो चाहे इसको माइनस कर दो। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है भाई, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। तो हम कह सकते हैं m2 मास सेम है, तो हम कह सकते हैं ये u2 माइनस u1, ठीक है। अच्छा चेंज कितना हुआ, देखो इसमें चेंज कितना हुआ, m1 था, मतलब ये u1 था, v1 हो गया, तो हम कह सकते हैं v1 माइनस u1 का चेंज हुआ इन टाइम इंटरवल t। इस केस में क्या हुआ, m1 पे, ठीक है, देखिए m1, और यहाँ पे क्या हुआ भाई, m2 ऑब्जेक्ट ने, मतलब m2 ऑब्जेक्ट था, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो मोमेंटम में कितना चेंज होगा, v2 माइनस u2 का चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ, v2 माइनस u2 बाई t, टाइम से कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है। आप एक काम करिए, इसको इधर लाइए, m1 v1 प्लस यहाँ पे क्या होगा ये, ठीक है, m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है, इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है, ये इस तरह होगा। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे अगर आप इसको इस साइड लाते हो और इसको इस साइड लाते हो, तो ठीक है, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, जो हम कह सकते हैं यहाँ पे दो आफ्टर बिफोर कोलिजन मोमेंटम जो है और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है।